हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एमटीएस 2019 आपके टोटल 39 शिफ्टों में हुए थे परीक्षाएं। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन जो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग 2/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है 2/8/2019 के जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो है पहले ही मैं जो है इस चैनल पे सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो आप चाहे जो है हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। शिफ्ट 3 के जो है आज हम जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन मैथ के देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक घन की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है, जिसका आयतन जो है घन के आयतन से कितना 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, और जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है 32 सेंटीमीटर है। ऊंचाई किसकी यहाँ पे दी गई है, घनाभ यानी कि क्यूबाइड की ऊंचाई दी गई है। और पूछा जा रहा है कि क्यूबाइड के जो है आधार का क्षेत्रफल क्या है। तो क्यूबाइड का जो है आधार का क्षेत्रफल हमें तब पता चलेगा जब उसका जो है लेंथ और ब्रेथ जो है हमें पता चल जाए। तो मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, एक क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में जो है इस निचले वाले भाग का, ये जो आपका नीचे वाले भाग है उसका जो है एरिया पूछा जा रहा है। तो हमें जो है उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो है लेंथ और ब्रेथ जो हमें पता होगा, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ पता होगा तभी जो है हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है लेंथ और ब्रेथ जो है हमें निकालने की जरूरत है। तो लेंथ तो हमें पता है कि घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का भी आपका क्या होगा, लंबाई यानी कि भुजा जो है कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो हमें निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना। क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है घन का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि क्यूब का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यू होता है। क्या होता है आपका, साइड क्यू होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का क्यू करेंगे। 15 का क्यू करेंगे तो 15 15 225 इंटू 15 आपका कितना हो जाएगा, 3375 क्या हो जाता है, 15 का क्यू होता है। तो ये आपका क्या निकल गया, क्यूब का आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल गया। तो उसमें से क्या बोला जा रहा है, क्यूबाइड का जो है वॉल्यूम यानी कि घनाभ का वॉल्यूम जो है कितना कम है, 175 कम है। 175 जब माइनस किया जाएगा तो आपका घनाभ का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो घनाभ का वॉल्यूम कितना हो गया, 3200 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या हो गया, ये आपका घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। तो यहाँ पे लेंथ जो है क्या करना है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट बराबर कितना दिया गया, 3200 दिया गया। तो लेंथ आपका कितना दिया गया, 15 जो है पहले से आपका दिया गया। ब्रेथ आपको नहीं पता है तो 20 से जो है इसे लिख देंगे। हाइट आपका क्या दिया गया, 32 सेंटीमीटर दिया गया। तो 32 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। इक्वल टू में आपका जो है टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया, 3200 दिया गया। तो 32 से काटेंगे 3200 को तो 100 बार में चला जाएगा। फिर जो है आपका ब्रेथ कितना आ गया, 100/15 आपका क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। तो ब्रेथ भी अब आपको पता है, लेंथ भी जो आपको पहले से पता ही था। तो आपका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आधार का जो है एरिया निकाल सकते हैं। तो लेंथ आपका कितना है, 15 है। ब्रेथ आपका कितना निकला, 100/15। क्या निकल गया आपका, 100/15। तो 15 से 15 चला गया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, घनाभ के ये यानी कि ये जो है घनाभ के बेस का जो है क्या हो गया, क्षेत्रफल आपको निकल गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम और रहीम का जो है मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। तथा उनके मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो है कितना है, 3:2 है। यदि उनके प्रत्येक माह जो है कितना बचाता है, 5000 रुपये बचाता है, तो राम और रहीम का जो है मासिक आय कितना है। तो हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखने से पता चला कि रेशियो में जो है दोनों में अंतर कितना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे राम जो है 4 के यूनिट से कमा रहा और 3 के यूनिट से खर्च कर रहा है। तो दोनों के अंतर कितना है, 1 है। और यहाँ पर भी जो है दोनों का यूनिट का अंतर जो है कितना है, 1 ही है। तो हमें पता चला दोनों का यूनिट का अंतर 1 है। तो 1 बराबर क्या दिया गया, बचत कितना है, 5000 है। यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या कितना आ रहा है आपका, 5000। तो पूछा जा रहा है कि राम और रहीम का जो है मासिक आय कितना है। तो राम का जो है मासिक जो है यूनिट में आय कितना था, 4 यूनिट था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, राम का जो है मासिक आय निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 क्या हो जाएगा, राम का जो है मासिक आय निकल जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि रहीम का जो है मासिक
आय क्या होगा। तो रहीम का मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 5000 में जो है क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहीम का कितना यूनिट है, 3 यूनिट जो है मासिक आय। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15,000, यानी कि रहीम का वेतन कितना 15,000 और राम का वेतन 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3 है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यदि तीनों संख्याओं का योग कितना 140 है तो दूसरी संख्या जो है कौन सी होगी। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि दूसरी संख्या का यूनिट में जो अनुपात क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, अनुपात में जो है इक्वल करेंगे। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो दूसरी और तीसरी संख्या का जो है अनुपात कितना है, 4 कितना है 5 है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या हो गया 4 तिया 12 और तीसरी संख्या आपको कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। तीनों का योग जो है कितना दिया गया, 140 दिया गया। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 8 20 और 15 आपका कितना हो जाता है, 35 यूनिट बराबर आपका क्या दिया गया, 140 दिया गया। यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो दूसरी संख्या यूनिट में कितना था, 12 था। तो 12 से क्या करेंगे, 4 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 48। यानी कि बी संख्या जो है कौन सी थी, 48। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है 10% हानि पर 810 रुपये में बेचा जाता है। फिर यदि उसी वस्तु को जो है 20% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कोई भी सीपी जो है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीपी जो है खुद में हमेशा जो है कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो इसे जो है पहले कितना में बेचा गया, 90%, यानी कि 10% जो है हानि पर बेचा गया। लेकिन बोला जा रहा है कि इसे जो है 90 में नहीं बेचकर 20% हानि पर बेचा जाए तो कितना में बेचना पड़ेगा, उसे 80 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में, यानी कि 80% में बेचना पड़ेगा। तो पहले बेचा कितना, 90%। तो 90% के बराबर कितना दिया गया, 81, यानी कि 810 रुपये दिया गया। यानी कि 90% बराबर जो है कितना है, 810 रुपये है। तो पूछा क्या जा रहा है कि 20% हानि पर यानी कि 80% पर बेचा जाएगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा। तो 9 से काटेंगे तो 9 दहे 90, 9 9 81, यानी कि 10% बराबर कितना हो गया, 90। तो हमें कितना चाहिए, 80% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो इधर कितना हो गया, 80%। 80% बराबर आपका कितना हो गया, 720 रुपये। यानी कि नया विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 720 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वह संख्या छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 बढ़ाने पर 12, 18, 30 से जो है विभाजित की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छा जो है बनाने का तरीका होता है कि आप बाई ऑप्शन जो है इसे बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो है बाई ऑप्शन जो है पहला नंबर पे बैठा के देखते हैं। तो 5 इसमें जब जोड़ा जाएगा, 5 इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 को जो है 12 से भाग देके देखेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 20 बार में पूरे बार में चला जा रहा है। फिर 18 से भाग देके देखेंगे तो 18 6 60, 60 जो है नहीं करता। तो ये जो है 12, 18, 30 से विभाज्य नहीं होता, यानी कि ये जो है पहला ऑप्शन गलत है। दूसरी में जो है क्या करेंगे, +5 करके देखते हैं। तो +5 करने पर आपका कितना बन जाता है, 200 बन जाता है। तो 200 को जो है 12 से भाग देके देखेंगे तो 12 8 80, यानी कि 80 जो है नहीं करता है। तो यानी कि ये भी संख्या जो है क्या होगा, ये भी जो है 12, 18, 30 से विभाज्य नहीं होगा। अब तीसरी जो ऑप्शन है उसमें क्या करेंगे, 5 जो है जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाता है, 180। अब जो है तीनों संख्या से विभाजित करके देखते हैं। तो 12 से पहले विभाजित करेंगे, 12 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 12 से विभाजित करेंगे तो 15 बार में आपका चला जाएगा। 18 से विभाजित करेंगे तो 10 बार में, 30 से विभाजित करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 जो आपका है उसमें 5 जोड़ने पर जो है ये जो है 12, 18, 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी किसी टैंक को जो है अकेले कितने 7 घंटे में भर सकता है।
क्यू उसी टैंक को जो है कितने 13 घंटे में भर सकता है। वे दोनों मिलकर जो है टैंक को जो है कितने दिन में भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, टोटल आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू जो है क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, इफिशियंसी। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, इफिशियंसी इनटू इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, टी यानी कि समय हो गया, टाइम यानी कि समय हो गया। तो इस हिसाब से जो है ये आपको फार्मूला जो है हमेशा ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिससे जो आपको टाइम एंड वर्क में जो है बनाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले जो है पी कितने समय में कर लेता है, 7 दिनों में कर लेता है, मतलब 7 घंटे में जो है उस टैंक को भर देता है। क्यू जो है 13 घंटे में उस टैंक को भर देता है। तो दोनों का क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। जब दो प्राइम नंबर जो है होते हैं तो उसका जो है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे से गुना कर देते हैं सीधा सीधी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 7 91 जो है क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, 91 से जो है 7 को भाग देंगे तो 13 इफिशियंसी किसका निकल जाएगा, पी का, और 91 को 13 से भाग देंगे तो 7 इफिशियंसी किसका निकल जाएगा, क्यू का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोनों को साथ मिलकर जो है टैंक को कितने देरी में भरेंगे। तो हमें भरना कितना, 91 यूनिट भरना है। 91 हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी करना है। तो 91 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, यानी कि 91 यूनिट जो आपको भरना है। और टोटल इफिशियंसी यहाँ पे कितना हो जाता है, 13 जो है पी का और 7 इफिशियंसी किसका है, क्यू का। तो 13 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जो है 20 से जो है यहाँ पे 91 को जो है डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80 यानी कि 4 घंटा। और जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 11/20 अब बच गया। तो इसे क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते तो 20 तिया 60 हो जाएगा। तो 11 तिया 33 मिनट जो है आपका क्या हो गया, जो है 4 घंटा 33 मिनट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना, 8:3 है। यदि उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाता है, ये 2:1 हो जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया। अब बाद में जो है कितना अनुपात हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि आरंभ में मिश्रण में जो है दूध तथा पानी की मात्रा कितनी थी। तो इसे जो है सबसे बढ़िया तरीका बताने का जो है इसे इक्वेशन की तरह बना ले। तो 8x और नीचे जो है क्या मान ले, 3x मान ले। तो अब पानी कितना जोड़ा गया, 3 लीटर जोड़ा गया। बाद में ये अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। ऊपर जो है मिल्क है, ये जो है इधर भी मिल्क है, इधर भी मिल्क है, इधर जो है नीचे पानी है, इधर भी जो है पानी का अनुपात ही है। तो अब जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इधर जो आपका 8x हो गया इक्वल टू जो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी जो है यहाँ पे 6 हो गया। यानी कि 2x इधर हो जाएगा और इधर जो है इक्वल टू में आपका 6 दिया गया, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर जो है 3 है। तो क्या करेंगे, 8 से जो है 3 गुना कर देंगे, कितना दिया गया था, 8:3 दिया गया। तो दोनों में क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, 3 क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 8 तिया 24 लीटर जो है क्या था, पहला जो है दूध था, 24 लीटर क्या था, दूध था, और 3 तिया 9 लीटर जो है क्या था, पानी था। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारा के अनुकूल चलते हुए कोई नाव जो है 3 घंटे में कितने 60 किलोमीटर जो है दूरी जो है जा सकती है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो है 5 घंटे में 90 किलोमीटर जो है जा सकती है। तो पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो है आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, फार्मूला दूरी बटा समय। तो ये फार्मूला जो आपको याद रखने की हमेशा ज़रूरत है। ये जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये फार्मूला आपको मदद करेगी। तो यहाँ पे चाल आपका हो गया, स्पीड दूरी हो गया यानी कि डिस्टेंस, समय हो गया यानी कि टाइम। तो हमें निकालना है कि धारा के अनुकूल जो है यानी कि धारा की दिशा में जब वो नाव चल रहा था तो कितने जो है स्पीड से चल रहा था। तो धारा के अनुकूल जो है कितने के स्पीड से, स्पीड यानी कि चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी, दूरी कितना दिया गया 60, समय कितना दिया गया 3 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है धारा के अनुकूल जो है नाव चल रही थी। और प्रतिकूल जो है चाल, अब देखेंगे तो दूरी 90 दी गई है, चाल समय जो है कितनी दी गई है 5 घंटा, यानी कि जब डिवाइड करेंगे 90 को 5 से तो 18, यानी कि प्रतिकूल में जो है कितना चल रहा था 18 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो जब नाव की गति आपसे पूछे तो जो आपका अनुकूल की जो आपकी चाल हो और जो आपके प्रतिकूल की चाल हो, दोनों का योग करके क्या करे बटा 2 कर दे, दोनों का योग करके क्या करते बटा 2 कर दे। और अनुपात आपका दिया गया
फिर जो आपको पूछा गया कि धारा की गति, तो धारा की गति आप जब से आपसे पूछे तो अनुकूल की जो आपकी चाल रहे और जो प्रतिकूल का चाल रहे दोनों का क्या करे, अंतर कर दे, दोनों का क्या करे, अंतर कर दे और 2 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको हल यहाँ पे कर लेना है। तो 20 और 18 कितना हो गया, 38। 38 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा। और जो है 20 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 19:1 जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि अनुकूल और प्रतिकूल जो आपको चाल दिया हुआ रहे, और 9 की गति पूछे तो दोनों का योग बटा 2, और जब धारा की गति पूछे तो दोनों का अंतर बटा 2 आपको करना होता है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मूलतः कितना है, साधारण ब्याज का कितना है, मूलतः 3/5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला क्या होता है, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, और ऊपर वाला जो अंक दिया हुआ रहता है एक तरीके से क्या दिया गया रहता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है, यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ रहता है। तो प्रिंसिपल एक तरीके से क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो आपको समय भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, दर यानी कि रेट पूछी जा रही है। तो आपको जो एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है, P/R/T/100 इक्वल टू जो आपका क्या हो जाता है, ESI। P से यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से समय हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको हो गया। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। रेट आपको निकालना है तो यहाँ पे जो R से इसे डिनोट कर देंगे। समय कितना दिया गया, 9 वर्ष दिया गया, बाई जो है क्या करेंगे, 100 से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया गया, 3, तो यहाँ पे 3 रहने देंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 से जो है काटेंगे 100 को, जो है कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका रेट जो है कितना आ गया, 20/3। जब इसे जो है पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 6.2/3% इसका रेट आता है। यानी कि दर कितना हो गया, 6.2/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि S3 तथा S5 द्वारा जो है प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, अंकों का औसत S9 द्वारा प्राप्त अंक जो है किए गए अंकों से जो है कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे S5 और S3 का जो है औसत निकालेंगे। तो S3 कितना है, 87 है, S3 कितना है, 87, और S5 जो है यहाँ पे कितना है, S5 जो है यहाँ पे कितना है, 99 है, 99 है। तो 916, 9 और 17, 1 18 आ जाता है। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 अंक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 9 दूनी 18, 2 3 6, यानी कि 93 जो है S3 और S5 का जो है औसत आ जाता है। और S9 जो है कितना, S9 जो है यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि S9 जो है S3 और S5 के औसत से जो है कितना प्रतिशत कम है, S9 से। तो S9 जो आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। कम कितना है, तो 7 कम है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 100 से 100 चला गया, यानी कि कितना कम है, 7% आपका कम है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7%। तो 7% जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या जो है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, किसी शंकु का जो है क्या पूछा जा रहा है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया, हाइट दिया गया, क्या दिया गया, हाइट कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया। रेडियस कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है लेटरल सरफेस एरिया जो है कोण का क्या होता है, πr/l होता है। तो यल जो है इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यल जो ये आपको टेढ़े में हाइपोटेनस की तरह दिखा जा रहा है उसे जो है यल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट कहा जाता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो है आसानी से जो है यहाँ पे जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है लंबाई कितनी दी गई, 5, यहाँ पे 12 दिया गया। तो ये आपका साइड जो है कितना हो जाएगा, यल 13 हो जाएगा। इसे जो है निकालने के लिए 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर 5 × 5 = 25, 169 आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यल 13 हो जाएगा।
तो यल आपका कितना आ गया 13 आ गया। तो अब जो है आर आपका दिया गया है, यल आपका निकल गया, तो लेटर सरफेस एरिया आपका आसानी से निकल जाएगा। पाई जो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में सब जगह पाई को तोड़ा नहीं गया, तो पाई को ऐसे ही रहने देंगे। आर जो आपका क्या दिया गया, आर आपका दिया गया 12 सेंटीमीटर। यल आपका जो है क्या निकला है 13 निकला है। तो 12 इंटू जब 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 36 120 यानी कि 156 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 156 सेंटीमीटर 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका क्या आ गया कोन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपका आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15% तथा 25% की दो क्रमिक छूट के पश्चात जो है किसी वस्तु को 7650 रुपये में बेचा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो सबसे पहले जो परसेंट में दिया उसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3/20। 25 को जो है क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो जब इसे छूट दिया गया तो 20 का सामान यानी कि मान लीजिए 20 का सामान कोई जो है कितना हो गया 17 में हो गया। कितना का छूट दिया गया था 3 यूनिट का। 20 में 3 यूनिट का छूट दिया। फिर जो है बाद में 4 का सामान जो है कितना हो गया छूट दिया गया, तो 1 छूट दिया गया तो 3 हो गया। तो इसे जो है गुना करने पर आपका क्या निकलता है मार्ड प्राइस निकलता है। और इसे जो है गुना करने पर आपका क्या निकलता है एसपी निकलता है। क्या निकलता है एसपी निकलता है। तो यहाँ पे जो 7650 दिया गया ये आपका क्या दिया गया एसपी दिया गया यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया। तो 17 यूनिट बराबर आपका कितना दिया गया 7650 दिया गया। तो 51 से यहाँ पे जो है काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा। यहाँ पे जो है 16 आपका कितना हो गया 25। 16 आपका कितना हो जाता है 25 255 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया 150 रुपये। तो हमें चाहिए क्या पूछा क्या जा रहा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। तो 20 चौक यहाँ पे 80 है। 80 को क्या करेंगे 150 से जो है क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 15 8 आपका कितना हो जाता है 120 हो जाता है। और 2 शून्य जो है बाद में और जुट जाएगा। यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना था 12,000 रुपया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में जो है कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि वह राशि कितने वर्ष में जो है 81 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है समय क्या होता है हमेशा जो है आगे जो है जुड़ता चला जाता है। और जो आपका जो है ब्याज जो होता है जितने गुने में मान लीजिए कोई प्रिंसिपल था तो कितने गुने हो गए 3 गुना हो गया। कितना साल में 10 साल में। तो उसी तरीके से आगे भी जो है क्या हो जाता है आपको जो है इंटरेस्ट जो है गुना होता चला जाता है और समय जो है क्या होता है जुड़ता चला जाता है। जैसे कि आगे जो है 10 साल में कितना हो जाएगा 10 10 20 साल हो गया। और यहाँ पे 3 3 9 गुना हो जाएगा 20 साल में। फिर यहाँ पे पूछा कितना जा रहा है 81 गुना पूछा जा रहा है। फिर जो है आगे करेंगे तो यहाँ पे 10 साल जोड़ेंगे तो 30 साल में जो है कितने गुना हो जाएगा तो 9 या 27 गुना हो जाएगा। क्योंकि एक बार और 3 गुना करना है तो हमें 27 गुना नहीं 81 गुना पूछा जा रहा है। तो एक बार और 3 गुना करेंगे तो 27 या 81 हो गया। और इधर क्या करेंगे एक और 10 वर्ष को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यानी कि 40 वर्षों में क्या हो जाएगा 81 गुना वो जो है धन हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो 40 वर्षों में आपका वो धन कितना हो जाता है 81 गुना हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है कि किसी खोखले घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया 340 सेंटीमीटर। यानी कि किसी क्यूबाइड का जो है टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई यानी कि जो है लेंथ कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि उस सबसे लंबी छड़ी की लंबाई जो है कितनी है। यानी कि उस घनाभ में जो है लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो जब भी आपसे इस तरीके से लंबा छड़ पूछा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ का डायगोनल क्या है। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है तीनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया गया लेकिन आपका ऊंचाई नहीं दिया गया। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है लेंथ आपका कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपका कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। यच आपका नहीं दिया गया तो क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड यानी कि घनाभ का दिया गया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH जो है क्या होता है फॉर्मूला होता है। L यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई, B यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, या H आपका हाइट हो गया यानी कि ऊंचाई आपको कहते हैं। तो दो लेंथ आपका क्या दिया गया 10 और ब्रेथ कितना दिया गया 8 दिया गया यानी कि 10 8 80 हो गया। और ब्रेथ आपका 8 है, H जो है X है तो कितना हो गया 8X। लेंथ आपका 10 है, H X है
तो 10x हो गया। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया, 340, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 दिया गया। 2 से काटेंगे तो 170 बार में चला जाएगा। तो 80 प्लस 10 8 18x बराबर जो है कितना हो जाएगा 170, यानी कि 18x बराबर जो है कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 170 में से 80 चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। x बराबर जो आपका कितना आ जाता है 5, यानी कि हाइट आपका कितना निकल गया, हाइट आपका जो है 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो अभी बताया गया है कि डायगोनल आपको निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए किसी क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यल आपका क्या दिया गया 10 दिया गया, यानी कि क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 × 100। ब्रेथ आपका कितना दिया गया 8 दिया गया, तो 80 आपका कितना हो गया 64 हो गया। फिर एच आपका कितना दिया गया 5 आपका निकला, तो 5 × 5 = 25 होगा। अब क्या करेंगे सभी को यहाँ पे जो है क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 1 189 आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडर रूट जो है क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है 21 नमा जो है क्या हो रहा है टूट रहा है। तो 9 जो है आप क्या आ जाएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसे जो है 3√21 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आपका डायगोनल जो है यानी कि छड़ की जो है सबसे बड़ी लंबाई जो कि घनाभ में फिट हो सकती है कितनी है 3√21 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कार को जो है 8 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी कार को जो है कितने दिनों में 21 दिनों में कर सकता है। तो वे दोनों जो है 3 दिनों तक कार किए, तो पूछा जा रहा है कि 3 दिनों तक जो है दोनों मिलकर जो है कितने कार किए। तो सबसे पहले जो है ए जो है कितने दिनों में कर सकता है 8 दिनों में उस कार को, और बी जो है उस कार को कितने दिनों में कर सकता है 21 दिनों में। आपको फॉर्मूला बताया गया है टोटल वर्क इक्वल टू जो है क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे पहले जो है दोनों को क्या निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 21 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है 168 हो जाता है। तो 168 को जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ए का इफिशियंसी 21, और जब 168 को 21 से भाग देंगे तो आपका बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका बी का इफिशियंसी। हमें जो है टोटल वर्क कितना है 168 करना है। तो टोटल वर्क तो आपको 168 करना है, लेकिन यहाँ तक जो है दोनों मिलकर जो है 3 दिन तक ही जो है दोनों मिलकर काम किए। तो दोनों मिलकर जो है एक दिनों में कितने करते हैं 21 और 8 29 काम करते हैं। 3 दिनों तक जो है कितने काम करेंगे 29 या 87 काम करेंगे। हमें करना कितना था 168, लेकिन किया कितना 87 काम। तो हम इसे जो है इस रूप में लिख सकते हैं 87/168 काम जो है टोटल किया गया है। तो इसे जो आप क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी कि 29/56 काम जो है टोटल काम किया गया है ए और बी द्वारा 3 दिनों में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे जो है आपको जो है सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। बोर्ड मास जो है मैं बहुत पहले भी जो है 2 सेट में बता चुका हूँ कि बोर्ड मास क्या होता है। यहाँ पे जो है बोर्ड मास हो जाता है इस तरीके से कि बी से आपका हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया आपका ऑफ यानी कि काट, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो जिस तरीके से जो पहले है उसका जो पहले सॉल्यूशन किया जाएगा और जो बाद में है उसका बाद में जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑफ का है, तो ऑफ का जो है सबसे पहले वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 तिया यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। 2 से 4 को काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि इतना का वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। जब इसे जो है भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। इसे क्या लिख देंगे 4/5 लिख देंगे। नीचे का आप सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे का सॉल्यूशन जो है 1 - 1/3 रहने देंगे, प्लस जो है 1/4 है, इंटू का साइन है इंटू का साइन दे देंगे। अब ब्रैकेट का जो है पहले सॉल्यूशन करेंगे तो 3 और 1 जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 जो है चला गया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो -1/3 प्लस 1/3। तो ये जो है पूरा और ये जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा। नीचे जो है अब 1 बचता है, तो नीचे जो है अब आपका क्या बच गया 1 बच गया है। अब जो है ऊपर की ओर सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 3/2 है और 2/5 बचा, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 5 × 3 = 15 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 × 4 = 19/10 जो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी छात्रों द्वारा जो है प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है। तो सभी को जो है क्या करेंगे, एक जो है पहले एक लाइन में लिख लेंगे जिससे जो है आपको जो है गलती ना हो। इस तरह के ग्राफ जो है काफ़ी हद तक जो है जोड़ने में काफ़ी स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, तो इसे क्या करें एक पेज में लिख ले जिससे कि आपको गलती ना हो। तो सभी नंबर को क्या करेंगे, पहले एक जगह जो है लिख लेंगे। तो 99, फिर 97, फिर आपका होता है 86, फिर आपका हो जाता है 85, फिर आपका क्या हो जाता है 100 हो जाता है, फिर आपका होता है 91। अब सभी क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 8 2 10, 10 10 17, 17 4 21, 21 9 30, 7 37, 6 43, 5 48, 48 1 जो है आपका कितना हो जाता है 49, यानी कि 4 और 9 8 17, 17 और 8 आपका कितना हो गया 17, 8 आपका हो गया 25, 25 और 9 25 और 9 जो है आपका कितना हो गया 34, 34 और इधर जो है 18 जोड़ेंगे। 34 और 18 आपका कितना हो जाएगा 52, 52 52 और 16 जो है आपका कितना हो जाएगा 68, 68 68 और 9 जो आपका कितना हो जाता है 68 और 9 जो हो जाता है 77 और 4 81, 81 8 8 1 9, यानी कि टोटल का योग जो है कितना आ गया 919। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो 919 में से टोटल नंबर जो है कितना है, टोटल नंबर जो है यहाँ पे 10 नंबर है। तो क्या करेंगे 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि औसत आपका कितना हो जाता है 91.9 जो है ये पूरे ग्राफ का जो है औसत आ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी से जो है 20% अधिक है, जो सी से 25% कम है। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक कि सी जो है 25%, सी से 25% कम कौन है, बी कम है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सी से 25% कम कौन है, बी है, ए यहाँ पर कम नहीं है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है क्या करेंगे ए और बी जो है रेशियो बैठा देंगे। तो ए यहाँ पे बी से क्या बोला 20% अधिक है, तो मान लीजिए 100%, तो ये कितना है 120% है। फिर बी और सी का जो है रेशियो क्या हो जाएगा, तो बी जो है सी से जो है बी क्या है 25% कम है, यानी कि ये 75 है, तो ये क्या है 100 है। इसे जो है यहाँ पे क्या करेंगे काट लेंगे, यहाँ पे 20 25 100, 20 छक 120 हो जाएगा, 25 या 75, यहाँ पे 25 चक 100 हो जाएगा। बी को क्या करना हमें सेम करना है, तो इधर 5 से गुना कर देंगे, इधर जो है किससे गुना कर देंगे 3 से। तो 6 या 18, 5 या 15 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 5 चौक 20 हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो आपको सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में जो है यहाँ पे बैठा के देखते हैं, तो ए का वैल्यू जो है कितना है, यहाँ पे 18 है, ए का वैल्यू 18 है। यहाँ पे जो है 0.9 है, तो 9/10 लिख देंगे। सी का जो है वैल्यू कितना है 20 है, सी का वैल्यू जो है ये आपका बी है, ये आपका ए है, बी है, ये आपका सी है। तो ए 18 था, सी के जगह जो है सी का वैल्यू बैठा दी। तो यहाँ पे जो है 0 0 चला गया, यानी कि 18 इक्वल टू जो है 18 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है 15% लाभ पर जो है 2070 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु को जो है 1890 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत जो है कितना होता। तो सबसे पहले जो है इसे हमें क्या निकालना है, इसकी सीपी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 15%, तो 15% क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या दिया गया है एसपी दिया गया है, ये आपके एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया। तो 2070 रुपये को क्या करना है सीपी में चेंज करना है। तो सीपी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 20 का सामान जो है कितना में दिया गया था 23 में दिया गया था। 20 का सामान कितना में दिया गया था 23 में, तो 20/23 निकल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। 23 से काटेंगे तो 23 नमा 207, यहाँ पे 0, यानी कि 9 दूनी 1800 जो आपका क्या निकल गया, ये आपका क्या निकल गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। तो लेकिन बाद में भी जो है इसे कितना में बेचा गया 1890 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अभी भी उसे जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है 90 रुपये का हो रहा है। कितने रुपये का हो रहा है 90 रुपये का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत कितना लाभ है, तो 90 बटा जो है क्या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे जो है क्या लिखा जाता है सीपी को लिखा जाता है, तो नीचे सीपी लिख देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 18 25 90 यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बाद वाला में जो आपका कितना है तो 5% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ अंक जो आपको दिए गए आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको नंबर दिया गया उसे जो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में जो आपको लिखना हो। तो सबसे छोटा नंबर जो आपका कौन सा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 हो गया आपका, 2 के बाद आपका क्या है 3 है,
3 के बाद जो आपको कौन सा अंक दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 के बाद आपको कौन सा अंक दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। 6 के बाद आपको 7 दिख रहा है तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद 8 भी आपको दिख रहा है, 8 के बाद 9 भी दिख रहा है। 9 के बाद जो आपको क्या दिख रहा है, 11 अंक दिख रहा है तो 11 लिख देंगे। यहाँ पे फिर 13 लिख देंगे। एक बार जो है सभी अंकों को आप गिन लेंगे कि जो जितने नंबर यहाँ पे संख्या है उतने आपने जो है यहाँ पर लिखा है या नहीं। तो 3 3 6 3 9 यहाँ पे संख्या 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे जो है ताकि आप जो है गलती ना कर सके। तो इस तरीके से जो आपको मीडियन निकालना होता है। पहले जो आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना, और जो आपको बीच का नंबर रहेगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ पे बीच में संख्या जो आपको कौन सा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो 7 नंबर। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन यानी कि माध्यिका आपकी जो है इस पूरे नंबर की माध्यिका जो है कितनी निकलती है, 7 निकलती है। कितनी निकलती है, 7 निकलती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये भी जो आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो है बॉड मास का जो है आपको थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है एक एक पैटर्न करके जो है आपको यहाँ पे हल करना है, जिससे जो है सिंप्लीफिकेशन आपको जो है काफ़ी मात्रा में जो है गलती करते हैं स्टूडेंट, तो आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे भाग है तो इसे क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो 3/7 जो है क्या हो जाएगा, 21/9 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, माइनस 4/3 है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका 12, नीचे में जो आपका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। इंटू का साइन है तो इंटू का यहाँ पे साइन दे देंगे, 25/18। भाग का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे उल्टा करके लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है हल करेंगे सारा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 × 21, 3 × 3 = 9 पूरा चला गया। फिर यहाँ पे जो है गुना सारा है उसे भी जो है हल कर लेंगे। तो 9 दूनी यहाँ पे आपका चला गया 18, 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 × 3 = 6। अब जो है बाकी जो आपको जो है सॉल्यूशन करना अब आ गया है। यहाँ पे जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 1 + 2 माइनस यहाँ पे 4/3 है। यहाँ पे प्लस जो है कितना हो गया, इतना तक का वैल्यू जो है यहाँ पे मात्र 3 बचा है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो 6 - 4/3, तो 6 × 3 = 18। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 × 3 = 18 - 4 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 14/3। इस सिंप्लीफिकेशन का आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला जा रहा है कि के, यहाँ पे प्रथम जो है 6 प्राकृतिक संख्याओं जो 3 के गुणक है उसका जो औसत पूछा जा रहा है। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है कि k n+1/2 होता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको याद रखने की जरूरत है। k यहाँ पे जिस संख्या का गुणक बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 का गुणक बोला जा रहा है, तो k यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n यानी कि आपका हो गया नंबर ऑफ संख्या, जितने तक आपका गुणक बोला जाएगा, कितने जितने तक आपका यहाँ पे जैसे कि 6 तक का जो है गुणक बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपका 6 हो गया। तो इस तरीके से जो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो के आपका हो गया जिसका गुणक बोला जाएगा, नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म, जितने तक का गुणक बोला जाएगा, तो के यहाँ पे 3 हो गया। ये आपका कितना दिया गया, 6 + 1/2 आपका हो गया। तो 3 6 7/2, 7 × 21/2 यानी कि 10.5 जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। या फिर आप इसे जो है डायरेक्ट भी जो है आप इसे अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है इसे क्या करेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। 3 का गुना जो है 6 तक ले लेंगे, जैसे 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। टोटल को जोड़ कर क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो टोटल का जोड़ आपका कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 18, 12 30, 15 45, 18 जो है आपका कितना हो जाता है, 45, और 18 जो आपका कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। तो 63 बटा क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 21 हो गया, यानी कि 21/2 यानी कि आपका 10.5 जो है, इससे भी जो आपका औसत आ जाता है। तो बड़ी संख्या जब आपको बड़ा गुणज बोल दिया जाएगा, तब आप जो है इससे इस तरीके से करने में जो आपको परेशानी महसूस होगी। तो इस तरीके के आपके जो है फार्मूला याद रखने से इस मैथ को जो आप आसानी से हल कर सकते हैं, या फिर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप इस तरीके से भी परीक्षा में बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि यश 5 द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो यश 5 द्वारा जो है प्राप्त कितना अंक है, 99 है। कितना है, 99 है। फिर आगे बोला जा रहा है कि छात्रों के औसत अंकों से जो है कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस वीडियो में जो है पहले ही जो है इसका औसत निकाल चुका हूँ। इसका औसत कितना था, 91 पॉइंट कितना था, 9 था। तो 91.9 जो है इसका पहले ही औसत जो है निकाल चुका हूँ इसे जो है वीडियो में ही। तो इसका जो औसत 91.9 था और यश 5 जो है कितना है, 99 है। तो दोनों का पहले अंतर कितना है, दोनों का पहले अंतर कितना है, तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7.1 जो है कितना दोनों का अंतर है। तो यहाँ पे दोनों के अंतर का जो है क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो किससे प्रतिशत पूछा जा रहा है, छात्रों के औसत अंकों से। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है बटा क्या कर देंगे, 91.9 से और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो पॉइंट आपका चला गया, यानी कि 919 को जो है कितना से डिवाइड कर देंगे, 7100 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से यहाँ पे काटेंगे तो 9 7 63, 9 7 63, 3 7 6 13, 9 से 63 1 64। यहाँ पे जो है भाग देने पर 7 3, यहाँ पे जो है 6 4 10, यानी कि 637 बच गया। तो 0.7 पॉइंट जो आपका कुछ आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे 7 के जो आसपास आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही बनता है। या फिर आप चाहे तो इसे आगे भाग करके दे सकते हैं, आपका जो है ऑप्शन जो है पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी जो है 600 मीटर लंबे जो है प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 50 सेकंड में जो है पार करती है। फिर आगे बोला जा रहा है कि 900 मीटर लंबे जो है वही ट्रेन जो है 900 मीटर लंबे जो है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को जो है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलवे की लंबाई तथा गति कितनी है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि पहले जो है 600 मीटर चला तो 50 सेकंड में, लेकिन आगे जो है 900 मीटर वही रेलगाड़ी चली तो कितनी, 60 सेकंड में जो है पार कर लेती है। तो उसका चाल जो है यहाँ पर आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो है दोनों का डिस्टेंस में जो है अंतर कितना है, 900 माइनस 600 करेंगे तो कितना अंतर हो जाता है, 300। आपको पहले जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये आपको फार्मूला जो हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोनों का जो है दूरी का अंतर कितना है, 300। दोनों के समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 50 सेकेंड और यहाँ पे कितना है, 60 सेकेंड है। कितना है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, चाल निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको आंसर दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, तो मीटर पर सेकेंड में जो है मीटर पर सेकेंड के चाल को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 18/5 से गुना कर देंगे तो 0 से 0 चला गया, 5 6 30। तो यहाँ पे देखेंगे 118 6 78 से, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका क्या निकल गया, चाल निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है बी और डी जो आपका ऑप्शन पहले ही छट गया, तो 108 किलोमीटर जो आपको चाल निकल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी है। तो रेलगाड़ी का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, रेलगाड़ी का लंबाई निकालने के लिए चाल बराबर जो आपको क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो कुल दूरी जो है यहाँ पे 600 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और रेलवे की जो है लंबाई क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। रेलवे की लंबाई क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते। तो यक्स प्लस 600 आपका हो जाएगा। नीचे जो आपको क्या दिया गया, चाल दिया गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो 108 किलोमीटर को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दूरी आपको मीटर में दिया गया रहे तो समय को आपको जो हमेशा सेकेंड में रखना। लेकिन आपको जब आपको जो है दूरी किलोमीटर में दिया हुआ रहे तो समय आपको जो आपको घंटा में रखना होता है। तो यहाँ पे जो है कुल दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है तो दूरी बटा चाल बराबर जो आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो समय क्या दिया गया, 50 सेकेंड दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 18 6 78 से यहाँ पे चला गया, यक्स प्लस जो है यहाँ पे 600 रह जाएगा, 6 5 30 और 3 5 1500 यहाँ पे जो आपका आ जाता है, यानी यक्स बराबर जो आपका कितना आ जाता है, 900 मीटर आ जाता है। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 900 मीटर है, और उसकी जो है चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो आपका 900 मीटर और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, यहाँ तक कि कितना हुआ, 6 हुआ। आगे जो आपका कितना हो जाता है, 17 होता है। तो ये जो आपके 7 जो है अभाज्य संख्या है,
तो प्रथम 7 आभाज्य संख्या ये सब है, तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 2 5, 10 5 5 10, 17 और 11 28, 28 और 13 आपका कितना हो गया, 28 और 13 41 होता है। 41 और 17 जो है आपका कितना हो गया, 41 और 17 जो आपका कितना होता है, 58 होता है। तो 58 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 58 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो 7 जो है वह आभाज्य संख्या था, तो टोटल जो है 58 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 80 56, 2 बचा तो 7 दूनी 14। यहाँ पे जो है दशमलव के 2 स्थानों तक पूछा जा रहा है, तो एक बार और भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचता है। तो 30 80 56 जो है आपका आ जाएगा। तो यानी कि 8.28 जो है क्या आता है, प्रथम 7 आभाज्य संख्याओं का औसत आता है। तो इसका आंसर जो है कितना होगा, 8.28 यानी कि 8.28 होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।